नमस्ते बच्चों। पारिवारिक जीवन चक्र, इसके बारे में हमने पिछला और क्रॉसिंग कैंडल की डेफिनेशन पढ़ी थी कि परिवार की शुरुआत तो संबंधित युवा व्यक्तियों से होती है। अपनी विस्तृत अवस्था में वह वृद्धि करता है तथा अंत में फिर से केवल दो वृद्ध व्यक्ति। हमने पारिवारिक जीवन चक्र को जानने का महत्व भी पढ़ा था। उसके बाद हमने बिगलो की परिभाषा की और अब हम पढ़ रहे हैं पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाएं। पारिवारिक जीवन चक्र की तीन मुख्य अवस्थाएं होती है: प्रारंभिक अवस्था, विस्तृत अवस्था एवं संकुचित अवस्था। ये तीन अवस्थाएं मुख्य रूप से विस्तृत रूप से बनाई गई है और बिगलो ने इन तीन अवस्थाओं को संशोधित किया और इन्हें उप अवस्थाओं में बांटा। इन तीन अवस्थाओं को चाहे आप ऐसे समझें या इनकी उप अवस्थाओं के साथ रूप में समझें, ये तीनों ही अवस्थाएं अपनी अपनी जगह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रारंभिक अवस्था की। प्रारंभिक अवस्था पारिवारिक जीवन चक्र की प्रथम अवस्था भी कहलाती है। इसे स्थापत्य काल भी कहते हैं। ये प्रथम अवस्था और स्थापत्य काल इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें दो भिन्न भिन्न परिवार के व्यक्ति, दो भिन्न भिन्न संस्कृतियों के, जीवन दर्शन के और मूल्यों के व्यक्ति वयस्क स्त्री पुरुष यानी कि परिणय सूत्र में बंधते हैं, विवाह होता है और एक परिवार का निर्माण करते हैं। सांस्कृतिक भिन्नता होने के कारण जीवन दर्शन, जीवन मूल्य, परंपरा, रीति रिवाज और कई बार समझाइश में भी बहुत अंतर हो सकता है। तो ये जो अवस्था होती है, इस अवस्था में सबसे ज़रूरी हो जाता है कि दोनों ही एक दूसरे को बहुत गहराई से समझ लें और आपस में सामंजस्य बैठाना सीख लें। परिवार को सुखी और संपन्न बनाने के लिए निरंतर क्रियाशील रहते हैं और ये वो अवस्था होती है जबकि वे अपने परिवार का निर्माण करते हैं और आगे उनके सामने क्या क्या उत्तरदायित्व हैं, किस तरह से निभाने हैं। तो उत्तरदायित्वों की पूर्ति के लिए वो आयोजन भी करते हैं, जैसे कि कार्य की आदतें, उत्तरदायित्वों का विभाजन कर लेते हैं कि कौन सा काम किसे करना है, कौन सी जिम्मेदारी किस व्यक्ति की होगी। दीर्घकालीन लक्ष्यों को भी निर्धारित करते हैं, भविष्य को लेकर के कई सारे सपने भी बुने जाते हैं। तो ये जो अवस्था होती है प्रारंभिक अवस्था, इसका शुभारंभ विवाह से होता है और जैसे ही प्रथम शिशु का आगमन इसमें होता है, यह अवस्था समाप्त हो जाती है। इस अवस्था में वे भविष्य के लिए बचत करते हैं और स्वयं अपने ऊपर भी खर्च करते हैं और इन बचत को विभिन्न साधनों में विनियोग भी करते हैं। द्वितीयक अवस्था, द्वितीयक अवस्था जिसे कि हम विस्तृत परिवार अवस्था भी कहते हैं और वृद्धि की अवस्था भी कहते हैं, यानी कि पारिवारिक जीवन चक्र की दूसरी अवस्था विस्तृत परिवार की अवस्था होती है। इसे वृद्धि की अवस्था कहा जाता है। ये पारिवारिक जीवन चक्र की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कहलाती है। जैसे ही परिवार में प्रथम शिशु का आगमन होता है, प्रथम शिशु के आगमन होते ही यह अवस्था प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था में बच्चे बड़े होते हैं, अपने अपने पैरों पर खड़े होते हैं, स्वावलंबी बनते हैं। अब उनकी सर्विसेज लग जाती है, उनका पालन पोषण इसी अवस्था में होता है और धीरे धीरे बड़े होकर के उनका विवाह होने का भी समय आ जाता है और बच्चे अब पति पत्नी की भूमिका भी निभाने लगते हैं। बच्चों, ये वो अवस्था होती है जिसमें कि जो प्राथमिक अवस्था में पति पत्नी के रूप में थे, उनको कई जिम्मेदारियों का सामना पड़ता है और अब वो माता पिता की भूमिका निभाने लगते हैं। उन्हें अपने जीवन के दृष्टिकोण, रुचि, व्यवहार, आदतें, उत्तरदायित्व, मान्यताएं, सामाजिक बंधन आदि में नई आवश्यकताओं के अनुकूल परिवर्तन करना पड़ता है। पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धन की भी इस समय बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है और ये वैसे देखा जाए ना बच्चों, तो ये पूरी ही अवस्था, अधिकांश समय इस अवस्था का बच्चों के पालन पोषण में और उनकी आवश्यकता पूर्ति में ही व्यतीत होता है। बिगलो ने इनको जिन उपावस्थाओं में बांटा था, पहली है शिशुपालन एवं स्कूल पूर्व अवस्था, प्राथमिक स्कूल अवस्था, उच्च स्कूल अवस्था एवं कॉलेज अवस्था। शिशुपालन और स्कूल पूर्व अवस्था जो होती है, जैसे ही घर में शिशु का आगमन होता है, वो भी प्रथम शिशु का, परिवार का नया
संसार या हम कहें एक नई अवस्था प्रारंभ हो जाती है। पति पत्नी जो थे वो अब माता पिता बन जाते हैं। माता का उत्तरदायित्व तो और अधिक बढ़ जाता है और उनका अब पति पत्नी का दोनों का अधिकतर समय बच्चों के पालन पोषण में, उनकी आवश्यकता पूर्ति में, उनके स्वस्थ जीवन को बनाने में निकलता है। कई बार ऐसा होता है कि गृहिणी के पास इस समय की बहुत कमी होती है। वो गृहिणी महसूस करती है कि 24 घंटे भी उसके लिए बहुत कम लगते हैं। इस समय क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो चिकित्सकीय व्यय भी बढ़ता है, रोग प्रतिरोधक टीके भी लगवाने होते हैं, बच्चे की पल पल होने वाली बीमारियों के बारे में भी सचेत रहना पड़ता है, समय पर टीकाकरण करवाना, उचित पालन पोषण करना, उचित आदतों के साथ उनको बड़ा करना, पौष्टिक आहार देना और उपयुक्त वातावरण क्रिएट करना, शिशु के उत्तम स्वास्थ्य और खेलने कूदने के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता भी होती है। तो कई सारी चीज़ें इस अवस्था में ऐसी होती है जो कि माता पिता को ध्यान रखने वाली होती है। यही वो अवस्था होती है जिसमें कि शिशु की स्वस्थ एटीट्यूड, हेल्दी एटीट्यूड का, इंटरेस्ट का, लाइक्स डिसलाइक्स का निर्माण होता है और कई आदतों का निर्माण भी इसी समय होता है। यही वो समय होता है बच्चों जबकि एक माता पिता को अपने बच्चों को बुरी आदतों से बचा करके रखना पड़ता है। बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास इस अवस्था में सर्वाधिक होता है। आपने पढ़ा होगा कि जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक की अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस समय जो बच्चे सीखते हैं, समझते हैं, वो उन्हें ताउम्र याद रहता है। तो ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो दंपति दोनों ही, पति पत्नी दोनों ही अपने माता पिता के उत्तरदायित्व को पूर्ण रूप से निभाते हुए अपना पूरा समय, शक्ति, सभी कुछ शिशु पालन में और बच्चों के लिए लगा देते हैं। डॉक्टर डॉवलिन ने कहा भी है कि बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य एवं शिक्षा प्रदान करना अगली पीढ़ी हेतु नींव का पत्थर होता है और जब ये बच्चे 18 वर्ष के हो जाते हैं तो ये अपने पालन पोषण और इनमें लगने वाले व्यय की अपेक्षा अधिक आर्थिक मूल्यवान सिद्ध होते हैं, राष्ट्र के लिए भी और साथ ही परिवार के लिए भी महत्वपूर्ण पूंजी साबित होते हैं। तो अभी हमने बात की बच्चों शिशु पालन एवं स्कूल पूर्व अवस्था के बारे में। अब हम बात करेंगे प्राथमिक स्कूल अवस्था के बारे में। इस अवस्था में धन की मांग बहुत अधिक तो नहीं होती है बच्चों, लेकिन आवश्यकताएं और विशिष्ट वस्तुओं पर धन की मांग बढ़ जाती है। आजकल आप सभी देख रहे हैं कि स्कूल्स में बच्चे जाते हैं तो उनकी डिमांड्स कितनी हो जाती है। बच्चे बड़े होकर के स्कूल किससे जाएंगे, साइकिल भी चलाएंगे और स्कूल ड्रेसेस, शूज़, बैग्स, बुक्स, स्कूल की फीस और भी कई प्रकार के खर्चे इस अवस्था में हो जाते हैं। तो बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास समुचित प्रकार से हो तो उसके लिए पौष्टिक भोजन की भी आवश्यकता होती है। बच्चा इस समय दौड़ना, खेलना, उसकी इंडोर और आउटडोर एक्टिविटी दोनों ही बहुत अच्छी हो जाती हैं। तो बच्चे घर से बाहर भी जाते हैं, फ्रेंड्स भी बनाते हैं, तो उनके लिए उपयुक्त कपड़ों की भी आवश्यकता होती है। बच्चे इस अवस्था में बहुत समझदार होने लगते हैं। बच्चा आप लोगों ने भी देखा होगा और अभी जो आप अपने आसपास के माहौल में देख रहे होंगे, आप ये पाते होंगे कि आजकल के जो बच्चे हैं वो अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा समझदार हो जाते हैं और क्योंकि अभी एक्सपोजर बहुत अच्छा होता है बच्चों का, इसलिए उनकी आवश्यकताएं भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ जाती है। जितना अधिक एक्सपोजर होता है आवश्यकताएं उतनी ही अधिक हो जाती है। बच्चे इस अवस्था में किसके साथ खेल रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, किसके साथ उठ रहे हैं, किसके साथ स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में कौन उनका दोस्त है, इन सारी चीज़ों का प्रभाव बच्चे पर प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। तो माता पिता को ये देखना आवश्यक हो जाता है कि कब उनका बच्चा किस प्रकार की संगति में है, किस प्रकार उसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहे हैं, कोई गलत आदत तो डेवलप नहीं हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ों को इस अवस्था में देखना होता है और यही वो स्टेज होती है जबकि बच्चों में समूह में रहने की प्रवृत्ति डेवलप होती है। पहले तो क्या होता है कि वो आत्मकेंद्रित होते हैं, स्वयं के प्रति प्रेमी होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो फ्रेंड्स को देखते हैं, फ्रेंड्स के साथ रहते हैं और घर में अपनत्व का वातावरण देखते हैं तो उनमें भी भावनाएं पनपने लगती है। प्राथमिक स्कूल अवस्था के बाद आती है उच्च स्कूल अवस्था। उच्च स्कूल अवस्था जो होती है वो 12 से 18 वर्ष की अवस्था कहलाती है और इस अवस्था को प्राप्त करते करते हम ये बोलते हैं कि बच्चा किशोर एडोलेसेंट हो जाता है।
बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है, क्योंकि इस समय माता पिता का उत्तरदायित्व और भी अधिक बढ़ जाता है। धन की मांग बढ़ जाती है, बच्चों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ जाती है। ये आवश्यकताएं विद्यालय की फीस, बुक्स, कॉपीज़ और कोचिंग इससे भी कहीं ज़्यादा होने लगती है। स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बाहर भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें कि हर बच्चा पार्टिसिपेट करना चाहता है, करता है। और क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो सभी बच्चों में कंपटीशन की भावना होती है। हर बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके लिए खेल के मैदान की भी अलग से व्यवस्था होना और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इन बच्चों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक व्यक्तित्व का विकास बहुत समुचित प्रकार से हो, उचित प्रकार से हो, इसके लिए माता पिता को चाहिए कि समुचित प्यार के साथ समुचित समय बच्चों को दें। जब बच्चों को समुचित समय दिया जाता है और माता पिता बच्चों की बातों को सुनते हैं, समझते हैं, क्योंकि इस समय क्या होता है कि माता पिता बच्चों को ऐसा लगता है कि वो समझदार हैं, पर वो होता नहीं है ऐसा। तो उनके सामने कई सारी समस्याएं होती हैं और माता पिता के लिए आवश्यक हो जाता है कि बच्चों की समस्याओं को धैर्य के साथ सुनना, समझना और उनके साथ उचित व्यवहार करना, उनको सही दिशा निर्देश देना। इस समय बच्चों को पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है जिनसे कि वो अपनी बात कर सकें। तो इस समय माता पिता के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि वो बच्चों को सही मार्गदर्शन दें और उचित दिशा निर्देश दें, क्योंकि तभी बच्चे का भौतिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक सभी प्रकार के विकास उचित रूप से होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास उचित भौतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण अगर उपलब्ध होता है तो आसानी से हो सकता है। उच्च स्कूल अवस्था के बाद बच्चों अवस्था आती है कॉलेज अवस्था की। कॉलेज अवस्था वो अवस्था होती है जो सभी परिवारों में पाई जाती है, लेकिन हाँ बच्चों, कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं जो कि इकोनॉमिकली साउंड नहीं होते हैं, आर्थिक समस्याओं के चलते अपने बच्चे को कॉलेज में नहीं भेज पाते हैं, लेकिन उस समय भी बच्चों को आगे बढ़ाना या बच्चों को किसी काम पर लगाना, इस प्रकार की चीज़ें सभी परिवार में चलती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उच्च विद्यालय की शिक्षा प्राप्त करते हैं और कहीं ना कहीं नौकरी ढूंढने लग जाते हैं, आय अर्जन का स्रोत ढूंढने लग जाते हैं। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है। तो जैसी परिवार की आर्थिक स्थिति होगी वैसे ही बच्चे के सामने अवस्था उस रूप में उभर करके आएगी। यह अवस्था धन की मांग बच्चों बहुत अधिक करती है। आप तो खुद कॉलेज में हैं, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि इस अवस्था में धन की मांग बढ़ती है और स्पेशली तब बढ़ती है जबकि बच्चे अपना घर छोड़ कर के कहीं बाहर जा कर के पढ़ाई करते हैं, तो उन्हें हॉस्टल में कमरा लेना होता है और उसके साथ उन विभिन्न जो नई नई आवश्यकताएं होती है उनके साथ रहना होता है, क्योंकि बच्चों देखो मेडिकल, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एमबीए, इतने सारे कोर्सेज चल रहे हैं जिनके कि मतलब हम नाम भी नहीं ले सकते। देखा जाए तो बहुत अनगिनत कोर्सेज चल रहे हैं जिनको कि बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ना चाहते हैं और पढ़ने के लिए बाहर भी जाते हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं बच्चों की यह अवस्था ऐसी अवस्था है जो कि धन की भी मांग करती है, पेरेंट्स के पूर्ण मार्गदर्शन, निर्देशन की मांग भी करती है। और हाँ, बहुत ज़रूरी होता है कि इस समय पेरेंट्स एक इनविजिबली बच्चों को देखते रहें, हर समय उन पर नज़र रखें, ताकि बच्चे सही और सही संस्कृति में सही ढंग से विकसित हो सकें। तो द्वितीय अवस्था के बारे में हम कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि विस्तृत परिवार की अवस्था वह अवस्था है जिसमें कि धन की, समय की, शक्ति की, तीनों की ही आवश्यकता बढ़ जाती है और सबसे अधिक आवश्यकता बढ़ जाती है धन की, क्योंकि इस समय वो अपने माता पिताजी का समय ज़्यादा नहीं मांगते हैं इस अवस्था के अंत तक आते आते, लेकिन वो अलग ढंग से उन्हें प्रभावित करता है। द्वितीय अवस्था आती है संकुचित अवस्था, जिसे कि हम तृतीय अवस्था भी कहते हैं। संकुचित परिवार की अवस्था क्यों कही जाती है बच्चों? क्योंकि बच्चों ने शिक्षा दीक्षा हासिल कर ली, बच्चे बड़े हो गए, योग्य हो गए, स्वावलंबी हो गए, आत्मनिर्भर हो गए, जॉब करने लग गए हैं, जॉब के लिए कहीं बाहर भी जाना पड़ सकता है। तो यह अवस्था
संकुचित अवस्था इसीलिए कहलाती है क्योंकि घर में पुनः दो जने रह जाते हैं जिनसे कि परिवार प्रारंभ हुआ था। इसी अवस्था में बच्चों की शादियां होती है और ये वो अवस्था होती है जबकि माता पिता संतान की तरफ से अपने उत्तरदायित्व से एक तरह से मुक्त हो जाते हैं। बच्चे माता पिता का घर छोड़कर अलग भी रहते हैं, नई गृहस्थी बसा लेते हैं और परिवार छोटा हो गया तो सिर्फ वृद्ध दंपति ही परिवार में रह जाते हैं। इस परिवार को 3 मुख्य उपावस्थाओं में बांटा गया है। वो है आरंभिक अवस्था, आर्थिक नियोजन की अवस्था और सेवानिवृत्ति काल। आरंभिक अवस्था ये वो अवस्था होती है जो कि प्रथम बालक जब घर छोड़ता है या बाहर कहीं नौकरी करने जाता है और जब सबसे छोटा पढ़ लिख करके प्रशिक्षण प्राप्त करके अपना काम या अपनी जॉब पे लग जाता है। इस समय यदि उन्हें व्यवसाय की आवश्यकता होती है, आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है तो उन्हें माता पिता की भी पूर्ण आवश्यकता होती है। बेटियों की शादी की उम्र हो जाती है और बच्चे अपने व्यवसाय में लग जाते हैं। परिवार का आकार एक बार के लिए बड़ा होता है और फिर पुनः वापस छोटा होने लगता है। संक्षेप में ये कह सकते हैं कि यह जो आरंभिक अवस्था है संकुचित अवस्था की, यह अनिश्चितता की अवस्था होती है। कभी परिवार बड़ा हो जाता है और कभी पुनः एकदम से छोटा भी हो सकता है। यही अवस्था वो है जो कि आर्थिक पुनर्नियोजन की अवस्था कहलाती है। बच्चे स्वावलंबी हो गए, धन कमाने लग गए तो उन पर जो व्यय होता था वो अब खत्म हो जाता है। लेकिन विस्तृत अवस्था में जो माता पिता ने कर्ज लिया है उसे या तो चुका दिया जाता है या चुकाने की कोशिश चल रही होती है। इस समय माता पिता के पास पर्याप्त समय होता है और लेकिन क्योंकि वृद्धावस्था है तो शक्ति की कमी होती है और ये लोग अपना समय अब अपनी इच्छा के अनुरूप अपनी रुचियों के मुताबिक कहीं भी प्रयोग में ले सकते हैं। परिवार का आकार अत्यंत छोटा हो जाता है, 2 वृद्ध व्यक्ति रह जाते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो आवासीय व्यय भी कम हो जाता है और ऐसा भी कर लेते हैं कि चलो किराए पे रह लेते हैं, थोड़ा मकान के किराए पे मकान दे देते हैं, स्वयं 2 कमरों में रह लेते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं या घूमने फिरने का समय है, तीर्थ करने का समय है, यही वो समय होता है जबकि वो सबसे ज़्यादा समय दे पाते हैं। और हाँ, यही वो समय होता है जबकि सबसे ज़्यादा सामाजिक कार्यों में वो रुचि ले पाते हैं और सामाजिक कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाते हैं। तीसरी उपावस्था है सेवानिवृत्ति काल। शक्ति और धन काफ़ी कम हो जाता है लेकिन वृद्ध दंपति के पास समय की कोई कमी नहीं होती है। आर्थिक सुरक्षा अन्य अवस्थाओं पर आधारित होती है कि पहले की अवस्थाएं कैसी रही, पहले कितना धनार्जन किया, परिवार पर कितना खर्च किया, खर्च करने के बाद भी आप किस व्यवसाय में थे, आपने जीवन भर क्या काम किया और कितना विनियोजन किया, कितना सोच समझ करके विवेकपूर्ण तरीके से खर्च किया। ये सारी चीज़ें इस पर निर्भर करती है कि इस अवस्था में दंपति के पास धन कितना रहता है। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर पूर्व में आर्थिक नियोजन, आर्थिक प्रबंधन सही तरीके से नहीं किया है तो आर्थिक तंगी बनी रहती है और ये जीवन बड़ा ही कष्टमय निकलता है। जैसे कि बच्चों हमने अभी बात की कि वृद्धावस्था में शारीरिक शक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है, क्षीण हो जाता है शरीर, दुर्बल हो जाता है, स्वयं से घर के कार्य नहीं किए जाते हैं। अब नौकर रखेंगे या नहीं रखेंगे, यह बात भी इस पर निर्भर करती है कि कितना धन है, कितना धनार्जन किया है, क्योंकि यही वो अवस्था होती है जबकि वृद्ध व्यक्ति बीमार भी रहते हैं, खान पान में, दवाइयों में, इत्यादि चीज़ों में व्यय बढ़ जाता है। इस समय देखा जाए ना तो दंपति को ज़रूरत होती है पूर्ण रूप से सुरक्षा की और स्वस्थता की और उचित देखभाल की। समय खूब होता है, रुचियों में समय व्यतीत कर सकते हैं। जो रुचियाँ कभी समय की कमी के कारण पूरी नहीं कर पाए, जो रुचियाँ निखर नहीं पाई जबकि बच्चे छोटे थे, उन्हें समय दिया, अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे थे, उन्हीं रुचियों को फिर से उजागर करके पूरा करने का समय होता है सेवानिवृत्ति काल। परंतु रुचि एवं निर्माण करने की क्षमता उम्र बढ़ने के साथ साथ कभी कम भी हो जाती है और कभी बढ़ भी जाती है। तो
ये वो अवस्था होती है जबकि व्यक्ति आत्मसुख, संतोष, विश्वास प्राप्त कर सकता है और इसमें बना रह सकता है। अभी हमने इस पारिवारिक जीवन चक्र की 3 अवस्थाएं पढ़ी थी। प्रारंभिक अवस्था, विस्तारित अवस्था, साथ ही हमने इन तीनों की उप अवस्थाएं भी पढ़ी थी। इसी के साथ हमारा ये आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। धन्यवाद।